नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो थर्ड चैप्टर है आपका मैट्रिसेस, और फोर्थ चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट है। तो इनको हम इकट्ठा मिला के ही करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मैंने इकट्ठा लिख दिया, थर्ड एंड फोर्थ को मिला के ही हम सॉल्व इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है बेटा, है नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए, पर आप ये कह लीजिए प्लस टू का सबसे इजी चैप्टर जो माना जाता है वो आपका यही मानते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिंपल बेसिक्स है, कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट है, क्या चीज है, टर्म्स हैं, टर्म्स के नाम हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, बेसिक्स ही कवर करेंगे आज हम। ठीक है, तो अगर इसलिए मैं आपको ये प्रिंटेड ही दे रहा हूँ सारा कुछ, क्योंकि सिर्फ समझना ही है, सारा कुछ मुझे बार बार लिखना पड़ा तो मैं प्रिंटेड सब कुछ कर दिया, तो बस समझने की कोशिश करना आपको। ठीक है, नोट्स मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा आप पे। ठीक है, तो वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो अब देखो जरा क्या चीज है इसके अंदर। तो सबसे पहली टर्म जो आ रही है वो टर्म हमारी क्या रही थी, मैट्रिक्स। अब क्या होती क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, रोज। ये हमारे क्या है, रोज। और ये जो वर्टिकल वाले हैं, जो वर्टिकल वाले होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं जी, कॉलम्स। ठीक है जी, तो याद रहेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हमारे क्या होती हैं जी, रोज, और जो ये वर्टिकल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं जी, कॉलम्स। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये एक वर्ड यूज किया हमने, रेक्टेंगुलर, ये क्यों यूज किया? कहने का मतलब ये है कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दो कि एक लिख दिया जी 2 3 4 -1 3 2 1 2 1, और आप बोल दो कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है जी, दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये मेरी मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स के लिए जो शेप बननी चाहिए, जो शेप होनी चाहिए नंबर्स की, अगर आप इसमें शेप देखोगे तो इसमें जो शेप बन रही है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं बन रही, वो शेप कुछ इस तरह से आ रही है, तो ये मेरा एक रेक्टेंगल नहीं है। तो मतलब जो रोज और कॉलम जो पूरे के पूरे लेने हैं ताकि मेरे पास ये चीज बन जाए। तो पहली चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी। यस अब सर। इनको, इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स में लगा देते हैं। चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है जी, या फिर आप नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो। और याद रखना आपने ये स्ट्रेट लाइंस नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। स्ट्रेट लाइन से मेरा मतलब क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट का बन जाता है। तो अभी डिटर्मिनेंट क्या है, हमने उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है जी, तो फिलहाल इनको याद रखो कि आपने स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी है, आपने नंबर्स को या तो इस ब्रैकेट में लगा लेना है या फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा देना है। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? ओके जी। यस सर। अब सबसे पहले चीज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे हम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो याद रखो ऑर्डर को याद आपने किससे रखना है, आर सी से। ऑर्डर को याद कैसे रखना आपने, आर सी से। तो पहले आपके रोज आएंगे, बाद में आपके कॉलम्स आएंगे, ये चीज आपने हमेशा याद रखना। ठीक है जी, जो मर्जी नाम दे दो, आर और सी की कॉम्बिनेशन याद रखो, सिंपल सी चीज याद रखो पूरे चैप्टर के लिए। अगर कभी भी इस चैप्टर में आपको कहीं पे डाउट आ रहा हो ना कि रो को पहले कंसिडर करना है कि कॉलम को पहले कंसिडर करना है, तो याद रखो हमेशा आपने रो को कॉलम के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। पहले हमेशा रो आएगा, बाद में हमेशा आपका कॉलम आएगा। ये आपने पूरे चैप्टर के लिए याद रखना है, सिर्फ ऑर्डर के लिए नहीं बता रहा, पूरे चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। आपने ये याद रखना है कि पहले हमेशा रो और उसके बाद हमेशा कॉलम। तो रो पहले, कॉलम आपका बाद में। ठीक है, तो ऑर्डर मेरा क्या होता है, रो इनटू कॉलम। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जी, मैंने मैट्रिक्स ले ली -1 2 3 4 1 2। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है।
मुझे बता सकते हो इस मैट्रिक्स की कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है? हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो जरा, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं हमारे पास? 2 लाइंस आ रही हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी रोज हैं? 2 रोज। वर्टिकल में कितने नंबर्स बन रहे हैं? 3 लाइंस बन रही हैं। तो 3 मेरे क्या है जी? कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। इसकी रोज 2 हैं और कॉलम मेरे 3 हैं, तो जो ऑर्डर होगा वो मेरा 2/3 होगा। क्लियर है जी? और मैं ले रहा हूँ जी, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जी, -1 2 -2 3 -4 एंड 5। अब बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? सर 3 into 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। ओके जी, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ -1 4 6 एंड 1। बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 cross 0 1 cross 4 रोज कितनी है? 1 और कॉलम कितने हैं जी? 4। एक रो है और कॉलम देखो 1 2 3 एंड 4, 4 मेरे कॉलम है, तो 1/4। ठीक है जी। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जी 2। बताओ जी क्या ऑर्डर है इसका? सर 1 cross 1 1 क्रॉस 1। एक रो है और एक ही कॉलम है। -1 3 एंड 4, क्या ऑर्डर है जी? सर 3 cross 1 3 क्रॉस 1। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखना है ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? अगर उसका ऑर्डर R इंटू सी है तो उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे? RC एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कहते हैं मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। बताओ जी, मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, आपने जितने उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो बताना है। तो बताओ क्या क्या हो सकते हैं? 1 क्रॉस 12, यानी कि एक रो और 12 कॉलम। 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2 एंड 12 क्रॉस 1। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी? यस 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 अगर यहाँ पे मैं 12 की जगह 13 कर देता तो फिर मुझे बता सकते हो कितने पॉसिबल ऑर्डर होते हैं? 2 2। एक 1 क्रॉस 13 और दूसरा क्या होता? 13 क्रॉस 1। ठीक है, और वही में अगर मैं 15 कर देता फिर कितने होते? 4 4, बिल्कुल जी। 1 क्रॉस 15, 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 3 एंड 15 क्रॉस 1। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है चीज? यस सर ओके। यस सर। अब हम आते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ये क्या रिप्रेजेंटेशन? अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन में याद रखो, इस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो आगे वाला होगा, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला होगा ये क्या होता है हमारे पास? रो नंबर। और जो बाद वाली चीज होती है ये हमारे पास क्या होता है? कॉलम नंबर। ठीक है जी। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे लिख देते हैं जी? इस तरह से। ठीक है जी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। मुझे बताओ कि अगर एक ऑर्डर 3/2 है तो उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे? 3 rows and 2 columns 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 ठीक है, कॉलम। ओके। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। इज क्लियर है? यस सर। ओके जी।
अगर हम नंबरिंग देना चाहें रो को, तो मैं कह सकता हूँ ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये मेरा कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। कर सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट के लिए क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारी नोटेशन होती है एलिमेंट्स की, जो हम जर्नल फॉलो करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। तो अब इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो देखो, इसको जनरली हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिख देते हैं कि a इज इक्वल टू a i j 3 बाय ith रो jth कॉलम और टोटल ऑर्डर क्या है जी 3 बाय 2। तो इस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन में ये सेकंड वाला ले लेता हूँ जी, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन को देखो और इससे हम करने की कोशिश करते हैं जी। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में देखो जरा क्या दिया। कहता कंस्ट्रक्ट ए 3 बाय 3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर दिस। तो मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू a i j, ऑर्डर क्या है जी 3 बाय 3, ठीक है। तो अगर हम a को लिखते तो a के एलिमेंट देखो क्या होता है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, देखो अगर हम लिखना चाहें, मैं नंबरिंग बाद में दे रहा हूँ, चलो ठीक है। लिखना चाहें क्या होगा, a a a a a a, कुछ एलिमेंट्स का इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। अब नंबरिंग देंगे, क्या देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये चीज समझ में आ गई बात। हाँ जी, क्लियर है जी। तो याद रखो, पहले वाला जो नंबर होगा वो हमेशा कौन सा नंबर होगा, रो का नंबर होगा, और जो दूसरे वाला नंबर होगा वो हमेशा कौन सा नंबर होगा, वो मेरा कॉलम का नंबर। अब फर्स्ट एलिमेंट में हमें डिफाइन किया गया है, कहता ए आई जे क्या है जी, आई बाय जे है, ठीक है। अब इसी से देखो, अगर ए आई जे आई बाय जे है, मुझे बताओगे ए वन वन क्या होगा, वन बाय वन। ए वन टू क्या होगा, वन बाय टू। ए वन थ्री क्या होगा, वन बाय थ्री। ए टू वन क्या होगा, टू बाय वन। ए टू टू क्या होगा जी, टू बाय टू। समझ में आ गई बात ये चीज। हाँ जी, क्लियर है जी। तो जस्ट ये वैल्यूज डाल दो, ए वन 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 बाय वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, टू बाय वन, टू बाय टू वन है, टू बाय थ्री, थ्री बाय वन थ्री है, थ्री बाय टू, थ्री बाय थ्री मेरा क्या है जी, वन है। आ गया जी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स। हाँ जी, क्लियर है जी। सेकेंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर बाय टू है। तो अब ए क्या होगा जी, हाँ जी क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए इस एलिमेंट की बात करें तो आई की वैल्यू कितनी है और जे की वैल्यू कितनी है, बताओ मेरे को। हाँ जी, आई One कितना है of और them. जे कितना है, Sir, one. आई वन है, जे भी मेरा वन है, दोनों की जगह वन वन डाल दो तो क्या वैल्यू आएगी जी हमारे पास, टू माइनस वन होल स्क्वायर बाई। अगले एलिमेंट के लिए आई वन है, जे टू है, तो टू माइनस टू का होल स्क्वायर बाय टू। अगले एलिमेंट के लिए आई वन है, जे थ्री है, तो टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाय। उसके बाद आई टू है और जे वन है, टू इंटू टू फोर माइनस वन का होल स्क्वायर बाय टू, देन फोर माइनस टू का होल स्क्वायर बाय टू, देन फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाय। उसके अगले के लिए आई कितना आ गया जी, थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाय टू, सिक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाय टू है, एंड सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाय टू। समझ में आ गई बात। अब तो मुझे सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखनी है, टू माइनस वन वन, वन का होल स्क्वायर वन, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया वन बाय,
अगले एलिमेंट के आगे 0, 2 - 3 -1, -1 का होल स्क्वायर 1, तो एलिमेंट के आगे 1/2, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आ गया जी, 4 - 3 1, 1/2 आ गया, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 है, 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9/2। तो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई जी, कौन से वाले पार्ट की, सेकंड पार्ट की। तो अब बताओ क्या ये चीज करनी आ गई जी? हाँ या ना तो बोल दो बेटा जी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो फटाफट ऐसा करो जरा, थर्ड पार्ट करके दिखाओ जरा, और जैसे थर्ड पार्ट हो जाए आपने हैंड रेस कर देना, और थर्ड पार्ट करने के बाद आपने हैंड रेस करना, हैंड रेस करने के बाद फोर्थ पार्ट शुरू कर देना। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? समझ आ गया सबको? तो पहले आप लोगों ने थर्ड पार्ट करना है, जैसे थर्ड कंप्लीट होगा हैंड रेस कर देना, और उसके बाद आपने फोर्थ शुरू कर देना। हाँ जी, हो रहा है जी। Yes, sir. Yes, sir.
बेटा इतनी देर लग रही है? सर एक पार्ट हो गया। हाँ तो रोजी हैंड रेस कर दो ना बेटा। निशु, नवनीत, दिवांश, बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है? सर फोर्थ पार्ट भी करना है? हाँ बेटा फोर्थ भी करना है, मैंने कहा था जैसे थर्ड हो जाए हैंड रेस कर देना और फोर्थ शुरू कर ओके देना। सर। दिवांश, नवनीत, निशु, बेटा आप लोग क्लास लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? कुछ जवाब दो मुझे। दिवांश बेटा रिप्लाई करो, नहीं मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बेटा फिर। दिवांश, दिवांश कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे बेटा। निशु, निशु क्लास लगा रहे हो आप? Yes, sir. तो बेटा जवाब क्यों दे रहे हो आप? कहाँ दिक्कत आई है निशु, क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। बोलो कहाँ मैंने कंफ्यूजन हो निकाल रही है लिया बेटा? था। तो मैंने निकाल लिया था, बस वो लास्ट में थोड़ा गलत हो गया था। समझ में आ गया? यस सर। लग गया, मुझे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं। यस। हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताओ जरा, क्या ये करके दिखाने की जरूरत है थर्ड पार्ट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके जी। फोर्थ पार्ट देखो जरा। ए आई जे क्या दिया हुआ जी? आई प्लस जे। कब दिया हुआ जी? आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, आई माइनस जे, आई इक्वल टू जे एंड माइनस जे दिया हुआ है, आई ग्रेटर देन जे। यही था? यस सर। ठीक है। अब अगर आप ए की बात करो तो ए हमारा क्या था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें जो पहले वाला नंबर है वो आई है, दूसरे वाला नंबर क्या चीज है जी? जे है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो अब ये चीज देखो, ये चीज, ये कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर है जहां आई इज इक्वल टू जे। ये कौन से नंबर हैं? जहां पे लेस देन जे है। और ये कौन से नंबर्स हैं जहां पे आई मेरा ग्रेटर देन जे है? ठीक है। इन सब के लिए हमारा क्या आएगा जी? आई माइनस जे। इन सब के लिए क्या आएगा जी? आई प्लस जे। और इन सब के लिए क्या आएगा जी? माइनस ऑफ आई प्लस जे। बस जी, अब तो आंसर ही लिखना है फिर तो। हाँ जी, क्या आएगा? पहले तो इन सब के लिए आई माइनस जे जब करोगे तो ये तीनों क्या आ जाएंगे जी? 0। इनमें नंबर्स को ऐड करोगे, 1 + 2 3 है, 3 + 1 4 है, 2 + 3 5 है। यहाँ पे माइनस में आ गया। ओके, हाँ जी यही आंसर आ रहा था। यस सर। यस। ओके जी, तो ये चीज क्लियर है जी? सर एक बार दोबारा समझाना। दोबारा देख लो बेटा जी। बेटा ए आई जे में क्या होता है? आई आपका रो नंबर होता है और जे आपका कॉलम नंबर होता है। ठीक है। तो इन सभी में पहले वाला मेरा आई है, दूसरे वाला मेरा जे। तो अब केसेस थे, आई इज इक्वल टू जे पे अलग डेफिनेशन थी, आई लेस देन जे के लिए अलग थी, आई ग्रेटर देन जे के लिए अलग। वैसे तो एक एक करके देखते रहते कौन सा किसको बिलोंग कर रहा है, पर मैंने इकट्ठे दिखा दिए कि ये तीन वो हैं जहां पे आई इज इक्वल टू जे है, यानी कि ये डेफिनेशन लगी। ये तीन वो नंबर है जहां पे आई लेस देन जे, यानी कि इनको ऐड करके लिखना है। और ये वो चीज है जहां पे आई मेरा ग्रेटर देन जे है, यानी कि हमें ये चीज। ठीक है। तो 1 - 1 2 - 2 3 - 3 0 आ गया। 1 + 2 है, 1 + 3 है, 2 + 3 है, -2 - 1 -3 - 1 एंड -3 - 2। क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बोलना नहीं किसी ने, बस जैसे आंसर आ जाए हैंड रेस करते जाना।
Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर सब मैट्रिसेस में 1 2 3 होना चाहिए। देखो मतलब यही है, कहता है ईच एंट्री 1 2 3, कहता जो मैट्रिक्स के नंबर है वो या 1 है या 2 है या 3 है, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि सारे के सारे एलिमेंट जो है ना 1 2 3 है, जैसे ये 4 है, 4 नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा, मतलब हर एक एंट्री पे जो नंबर है वो या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ये मतलब है। अरे इतनी देर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 by 2 की मैट्रिक्स है, क्या फॉर्मेट होगा? A11 A12 A21 एंड A22, ये मेरा फॉर्मेट है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 4। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट के लिए देखो क्या क्या चॉइसेस। कहता इस एलिमेंट को फिल करने के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, 1 है, 2 है और 3 है। सेकेंड एलिमेंट को भी फिल करने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 3 है। थर्ड के लिए भी 3 है और फोर्थ के लिए भी 3 है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? याद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन केस में आता है कि फर्स्ट के लिए 3 ऑप्शन हैं, सेकंड के लिए 3 है, थर्ड के लिए 3 है, फोर्थ के लिए 3 है, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे बेटा जी? हाँ जी, कितने हो जाएंगे? 81। 81। 81। तो हमारी टोटल 81 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। क्लियर है जी? हाँ जी, Yes. क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. यस ओके जी, अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो जो लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये कि दो डिफरेंट मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। कहता हमें 2 डिफरेंट मैट्रिसेस दे दी, वो मेरे इक्वल कब होंगे? सबसे पहली चीज तो क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने। जैसे सपोज मैं आपको कोई 2 मैट्रिक्स देता हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स ये दे दूं 1 2 3 4 5 6, और आपसे पूछूं क्या ये 2 मैट्रिसेस इक्वल है? No, sir. नहीं No. जी, पहले का ऑर्डर कितना है? 2 by 2, दूसरे का ऑर्डर कितना है? 3 by 2, फिर 2 by 3, ऑर्डर ही सेम नहीं है। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इससे मतलब क्या पता लग रहा है कि मैट्रिसेस मेरी इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर सपोज मैं ये दे दूं 1 2 3 4 दे दूं, और दूसरा दे दूं जी 1 2 3 4, और आपसे ये पूछूं क्या ये 2 मैट्रिसेस इक्वल है? Yes, sir. हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? देख देता हूँ। 1 2 3 4 है और एक मैट्रिक्स यदि मैंने 1 2 3 4 है, क्या ये 2 मैट्रिसेस इक्वल है? Yes, sir. No, sir. ये 2 मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। क्या बोला है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्या ये 2 एलिमेंट सेम है? नहीं जी। अगर एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंट आ जाता है तो हम कहेंगे कि मैट्रिसेस मेरी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है जी, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए जी? सेम। ठीक है जी, पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये मेरे इक्वल नहीं है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है Yes, जी? sir. Yes, sir. ओके जी, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए बी इफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दे रखी हैं, ठीक है जी। एक्स वाई ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है जी। मैट्रिसेस आर इक्वल एज मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, आर इक्वल, या सेम लिख दो या इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, 3x प्लस 4y किसके इक्वल है, 2 के, एंड x माइनस 2y किसके इक्वल है, 4 के, a प्लस b किसके इक्वल है, 5 के, एंड 2a माइनस b किसके इक्वल है, -5 के। समझ में आ गई बात ये चीज? हाँ जी, क्लियर है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब पता लग गया, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल। सॉरी, उल्टा कर गए, यहाँ पे एरो गलत लगा गया। ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये एलिमेंट इसके इक्वल है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। अब क्या Yes, करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। सॉल्व करना तो आपको पता ही है, एक्स एंड वाई में दो इक्वेशन दिख रही है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 है। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 है। ऐड कर दो जी, 5x इज इक्वल टू 10 है, तो x कितना आ गया जी, 2। x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 2 है, तो 4y कितना आएगा जी, -4, तो y कितना आ गया जी मेरे पास, -1 आ गया। ये चीज क्लियर है जी? यहाँ देखो, a प्लस b 5 है, 2a माइनस बी मेरा -5 है, ऐड करो 3a मेरा 0 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी, 0 आ गई। a की वैल्यू 0 डाल दो, तो इसका मतलब b कितना आ गया जी, 5 आ गया। तो x 2 है, y -1 है, a 0 है एंड b मेरा 5 है। आ गई सबकी वैल्यू? हाँ जी, क्लियर है जी? तो इस तरह के Yes, क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा जी। yes, sir. हाँ जी, कर लोगे तो ठीक है, फिर करके दिखाओ मेरे को। ओके जी, तो ये दिख रहे हैं आपको 3 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इनमें से 2 क्वेश्चन आप अभी कर रहे हो, एक करके दिखा देना। 5th 6th 7th, तीनों करने हैं, चलो इसी ऑर्डर में करने हैं। तो स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसे ही 5th हो जाए हैंड रेज कर देना, हैंड रेज करने के बाद फिर आपने 6 स्टार्ट करना है। समझ में आ गई बात, क्या कहा मैंने? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. ओके जी।
बट अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ है। तीनों क्वेश्चन करने हैं आपने, कंसेप्ट कुछ नहीं है, सभी में यही चीज करना है, एलिमेंट को इक्वेट ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, जल्दी करो बाकी भी। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स ने कर लिया, गुड। देवांश, नंदनी, निशु, स्पर्श, बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है? बाकी स्टूडेंट आंसर बोलो मेरे को, क्या आ रहा है जी? मैं सोने वाला है सर। हाँ जी, उन्होंने कर लिया, आंसर बोलो क्या है देखो। 2 and 3 या फिर 3 and 2। तो x प्लस वाई कितने है जी? 5 है। एंड एक्स वाई कितना है जी? 6 है। ठीक है जी, हाँ जी बोलो क्या आ रही है जी? 2 and 3 और 3 and 2। सर x के 3 and बिल्कुल ठीक 2 है और जी। y के 2 and 3। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। और दूसरा केस क्या हो गया जी? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट देखो बेटा। सिक्स क्वेश्चन कितनों ने कर लिया? 6 क्वेश्चन। हाँ जी, कितनों ने कर लिया 6 क्वेश्चन? हो गया। हो गया, गुड जी। जिनका 6 हो गया वो नेक्स्ट करो, 7 करो। हाँ जी, क्या करना है जी? इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करेंगे? x प्लस 10 किसके इक्वल है? 3x प्लस 4 के। एंड वाई स्क्वायर प्लस 2y किसके इक्वल है? 3 के। एंड -4 किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है जी, 3x को उधर ले जाओ, -2x, 10 को इधर ले जाओ, -6 है। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3 आ गई। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ रहा है जी? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या चल क्या रहा है हमारा यहाँ से? बताओ, इसके फैक्टर बनाओ जरा, क्या बनेंगे जी? y प्लस 3 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है जी?
यहाँ पे क्या फैक्टर बनेंगे जी, y-4 एंड y-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है -3,1, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है जी 4,1 और इधर से हमारा x क्या आ रहा है जी 3 आ रहा था। तो बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? Sir, 3 and 1. 3 Yes, sir. एंड 1। और कुछ बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ जी बोलो क्या आंसर होगा? Sir, 3 and 1. अब यहाँ पे देखो, इसके बीच में एंड है, इसके बीच में एंड है, यहाँ पे एंड आ रहा है। एंड का मतलब कि हमें दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 1, ठीक है। तो सिर्फ ये 1 ही दोनों में कॉमन है, ठीक है जी। तो इन दोनों से हम एक ही मतलब निकालेंगे, y1 है, यहाँ से क्या आ रहा है x3, यहाँ से क्या आ रहा है y1। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x3 है एंड y मेरा 1 है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, इन केस मेरा यहाँ पे ये आता, x की वैल्यू 3 आती, y की वैल्यू दूसरे वाले में आ रही है -3,1 और उससे अगले वाले में y की वैल्यू आती 4 एंड -1, फिर मेरा आंसर क्या होता? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अब बताओ अब आंसर क्या होगा? हाँ जी बताओ अब आंसर क्या होगा? हाँ जी बेटा जी, आंसर क्या होगा अब देखो बीच में एंड आ रहा है। एंड का मतलब दोनों से क्या लेना है? कॉमन। क्या दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है? No. दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब y की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो इस केस के अंदर हम आंसर क्या लिखते हैं? फॉर नो वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गई ये चीज? हाँ जी क्लियर है जी? Yes. Yes, sir. सर एक डाउट है हाँ जी बोलो बेटा। सर, जैसे आपने वाई स्क्वायर -2y इक्वल टू 3, इसका मतलब जैसे वाई स्क्वायर से वैल्यू निकाली। सर मैंने इन टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर में वैल्यू निकाली है सर, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर की वैल्यू डाली, वो भी ठीक है सर? वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली बेटा बताओ? सर जैसे वाई स्क्वायर -2y इक्वल्स टू 3 है, हाँ तो सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 2y ऐसे ओके निकाल। ठीक है। हाँ सर यही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल के वैल्यू निकाल। ओके, आपने ये कहा कि यहाँ से आपने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। वाई स्क्वायर की वैल्यू इधर से आ रही है 3 - 2y और दूसरे केस में वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो -4 + 5y, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, 4 उधर जाके क्या आ गया 7, 7 इज इक्वल टू 7y, y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई। बिल्कुल ठीक है, ओके सर। ठीक है। हमने तो कॉमन निकाला ना, आपने दोनों को इकट्ठा ले लिया और उससे कॉमन निकल गया, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है, 7th क्वेश्चन कर लाओगे? हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट देखो, अब कुछ एक टर्म्स है जिस पता होना चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली क्या है? रो मैट्रिक्स। नाम से मतलब निकालो, पढ़ने की कोशिश मत करो, नाम से मतलब निकालो, क्या मतलब क्या निकल रहा है। रो मैट्रिक्स हाईलाइटेड क्या चीज है? रो। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है जी। हाँ जी क्लियर है जी? एग्जाम्पल आपके सामने देखो, सिर्फ एक ही रो है, ये मेरी क्या है जी? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी जी?
Sir, only one column. One column. कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक जी। सिंगल टोन मैट्रिक्स, ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिंगल टोन मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इफ एवरी एलिमेंट इज जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, बस फर्क क्या है? सबका ऑर्डर अलग अलग है। पहले का ऑर्डर 1/3 है, दूसरे का ऑर्डर 2/2 है, उससे अगले का ऑर्डर 2/3 है। क्लियर है जी? हाँ जी, आप लोग मतलब निकालते रहो नाम से। अगले देखो नाम क्या है, अगला नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से मतलब निकालो, क्या होगा? Sir, every element is perfect square. नहीं जी, मैट्रिक्स एक शेप बना रही है बेटा, हर एक The मैट्रिक्स। number of row. अब अगर इसकी शेप देखो, ये एक स्क्वायर शेप में है और ये मेरा क्या है जी? एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स की जो शेप है वो मेरी स्क्वायर है, और स्क्वायर शेप कब होगी? जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होगा जी? नंबर ऑफ Number of column. सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। अब नई चीज आ रही है जो नाम से समझ नहीं आती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। The sum of diagonal elements of a square matrix is called trace of matrix and it is represented by TR of A। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम डायगोनल की बात करते हैं। अब डायगोनल से मेरा मतलब क्या है जी? कहता जी अब स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स में एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। -1 2 3 3 1 4 है, 2 3 5 है जी। ये मेरी एक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हर एक स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं जी? 2 डायगोनल होते हैं। ये 2 डायगोनल। अगर हम उस हिसाब से देखें स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे भी कितने डायगोनल बनते हैं जी? 2 डायगोनल बनते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हम हमेशा जो बात करते हैं वो हम एक ही डायगोनल की बात करते हैं, और वो डायगोनल कौन सा होता है? जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसको कहीं कह देते हैं मेन डायगोनल, या फिर कह देते हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल। क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए? क्या बोल देते हैं? या तो हम बोल देते हैं मेन डायगोनल, और यू कैन से प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल डायगोनल भी लिखा हुआ है तब भी उससे मतलब हमने किससे निकालना है? फर्स्ट वाले एलिमेंट से। जो डायगोनल शुरू हो रहा है वही हमारा डायगोनल होगा। ठीक है। तो डायगोनल से मेरा मतलब क्या है? डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चीज हमेशा याद रहेगी। ठीक है जी। तो कभी भी मैट्रिक्स में हम इस डायगोनल की बात नहीं करेंगे, हमने हमेशा किस डायगोनल की बात करनी है? जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट से शुरू हो रहा है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी। तो अब ये मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बता सकते हो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट क्या है? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 है, अगला एलिमेंट 1 है, अगला डायगोनल एलिमेंट 5 है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आ रहा है जी? 5। 5. ठीक है। इस मैट्रिक्स में बताओ ट्रेस कितना आ रहा है? 0. 0. समझ में आ गया व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी। Yes. Yes, अब sir. देखो मैंने क्या कहा था? Sir, मेन एक बार डायगोनल ट्रेस या वाला फिर प्रिंसिपल पोर्शन। डायगोनल। हाँ जी, बोलो सर, बेटा। एक बार हाँ जी, ट्रेस बोलो बोलो। वाला दोबारा बता दो। बेटा मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जी, 3 2 -5 6 -4 1 है, 3 -2 5 है। ठीक है जी। मेरे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है। तो ट्रेस मेरा क्या होता है? ये जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा होता है? ये चीज, चाहे इसको मेन डायगोनल बोल लो या डायगोनल बोल लो या प्रिंसिपल डायगोनल बोल लो।
तो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो मेरा क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट 3 है, अगला एलिमेंट -4 है, उससे आगे क्या है जी 5 है, तो ट्रेस कितना आ गया जी 4। ठीक है, ट्रेस की वैसे आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जितने भी जो भी कॉमर्स की स्टूडेंट्स ने ली हुई है या ह्यूमैनिटीज ली हुई है, अगर उनको नहीं भी पता ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने इस चैप्टर में दोबारा वर्ड यूज करना भी नहीं है ट्रेस, पर जस्ट स्केयर मैट्रिक्स के साथ टर्म जुड़ी है, मैं यहाँ पे सारी टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। क्लियर है बेटा जी? चले आगे। यस ओके जी, नेक्स्ट टर्म देखो जरा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम नाम से मतलब निकालें कि हम करें डायगोनल, जैसे रो मैट्रिक्स है तो मैंने बोल दिया एक रो, कॉलम मैट्रिक्स है मैंने बोल दिया जी एक कॉलम, सिंगल टोन मैट्रिक्स है मैंने बोल दिया जी एक एलिमेंट, नल मैट्रिक्स है तो मैंने बोल दिया, जीरो मैट्रिक्स है मैंने बोल दिया सारे के सारे एलिमेंट जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स है बोल दिया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स है यानी कि मुझे हाईलाइट किसको करना है, डायगोनल को हाईलाइट करना। अब डायगोनल एलिमेंट्स हाईलाइट कब होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे तब हाईलाइट होंगे जब मेरे बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे जी जीरो। जैसे अब यहाँ पे देखो, इस मैट्रिक्स में देखो जरा, हाईलाइटेड पोर्शन क्या है, यही है 3 -2 5, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है जी जीरो है। इसमें देखो जरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या चीज है जी जीरो है। ठीक है जी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाए। एक चीज मैं बता देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट में भी जीरो आ सकता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है जी, पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे जी जीरो। तो समझ आ गई जी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस चीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DIAG ब्रैकेट स्टार्ट 3 -2 5, हम इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, DIAG से क्या मतलब पता लग गया कि ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये उसके डायगोनल एलिमेंट है, इसी ऑर्डर में अपने चल रहा है। तो उस तरह से ये मेरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी जी, क्या लिखेंगे इसको हम, क्या लिख सकते हैं, डायगोनल 4, 3। क्लियर है जी? यस हाँ जी, क्लियर है सबको? यस यस हाँ जी, एक मिनट होल्ड। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या है जी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल के लो, सेम के लो। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी मेरी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, पर इसमें कंडीशन क्या है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे जी सेम। तो स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गई जी, क्या होती है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे जी जीरो होंगे, और जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे जी इक्वल होंगे। क्लियर है जी? यस सर यस सर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या है जी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। ठीक है जी, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे जी वन होंगे,
और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे इसी चीज। जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। कैपिटल आई के साथ कई बार हम एक नंबर लिख देते हैं जो हमें बताता है आई का ऑर्डर कितना है। जैसे I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है जी। पर जरूरी इसमें आपको I3 लिखना है, इसको आप I लिख सकते हो, इसको भी I लिख सकते हो। तो जिस इक्वेशन में I लिखा होता ऑर्डर लिखा नहीं होता तो उस इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं, जो भी ऑर्डर बनता है हम उस ऑर्डर को कंसिडर कर लेते हैं। तो अब ये बताओ क्या यहाँ तक की मैट्रिसेस समझ में आ गई? जो जो नाम बताए हैं मैंने, क्या क्या नाम बताए थे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें सिर्फ एक रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? जिसका सिर्फ एक कॉलम, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी। उसके बाद हमने क्या करी? सिंगल टोन मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट। जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरे जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट मेरे किसके इक्वल हैं? 1 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है जी? Yes, ओके sir. जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब अपर ट्रायंगुलर से मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? अब ट्रायंगल को अगर हम देखें जरा, यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो क्या हो गया। देखो यार, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हाईलाइटेड एलिमेंट कौन से हैं? नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट जो हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? किस फॉर्म में आ रहे हैं? Triangle. ट्रायंगल। इसमें भी देखो जरा, नीचे वाले में भी जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? Triangle. इसमें ट्रायंगल किस साइड बन रहा है? अपर साइड। इसमें ट्रायंगल किस साइड बन रहा है जी? लोअर साइड। तो ये मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये मेरी क्या है जी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखो, मैं हाईलाइट डायगोनल को कर रहा हूँ। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें मेरे ये डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या चीजें? जीरो। ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। इसमें क्या है? ऑल एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम समझ में आ गए सबको? हाँ जी, क्लियर है जी? हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताओ क्या होगी? नाम से मतलब निकालो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ट्रायंगल बन रहा है, चाहे कहीं पे भी बन रहा हो, चाहे अपर साइड बन रहा हो या लोअर साइड। तो ये ऊपर की दोनों ही मेरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी मेरी ट्रायंगुलर ही मैट्रिक्स है। A matrix is triangular matrix if it either upper triangular or a lower triangular matrix. तो यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। कंपेरेबल मैट्रिक्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल है अगर उनका ऑर्डर सेम है। वो कहते हैं मुकाबला बराबर वालों में होना चाहिए। तो बस वही चीज है कि कहते हैं जिनको हमने कंपेयर करना है वो दिखने में एक जैसे हो। दिखने में एक जैसे का मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब मैट्रिक्स जरूरत नहीं है वैसे, जस्ट बताया तो
सब मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स में देखो, अगर मैं ये हटा दूं, जो पीछे जो मैट्रिक्स बच गई, ये मेरी इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। तो ये नहीं कि सिर्फ रो हटानी है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक रो हटा दी मैंने, 2 कॉलम हटा दी, मेरे पास ये मैट्रिक्स बच गई, ये भी मेरी क्या चीज है? सब मैट्रिक्स। अगर मैं इसको और इसको हटा देता तो मेरी ये बन जाती। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं तो देखो जरा, ये बन जाएगी, पहली रो, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम। समझ में आ गई चीज? तो सब मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स से रो या कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचती है वो मेरी क्या होती है? उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। इतनी चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। यस सर। ओके जी। फिर नेक्स्ट आता है एडिशन। एडिशन अगली क्लास में कर लें, काम ले लो फिर आप। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस के। हाँ जी, ये आपने करके लेके आने क्वेश्चन, कर लाओगे? यस सर। ओके जी, सर ये क्वेश्चन काम आप करो। ग्रुप पे सेंड करोगे? हाँ जी बेटा, उसे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। एक काम कर दो फिर, अभी एक क्वेश्चन जो रहता था वो करके दिखा दो अभी, फिर जो अगला टॉपिक नई क्लास में शुरू करेंगे। इसका 7th क्वेश्चन रह गया था ना, 7th करके दिखाओ मेरे को अभी। जैसे 7th क्वेश्चन हो जाए हैंड रेस कर देना, ठीक है?
हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। बोलो जी, क्या आंसर आ रहा है? Sir, x is equal to 1 and y is equal x2 x 1 है एंड y फाइव y क्या आ रहा है जी? फाइव 5। तो y को 5 नहीं लिखेंगे, 5 का मतलब y की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसे समझाने के लिए क्या था कि जीरो सेट है, तो आप क्या बोलोगे? फॉर नो वैल्यूज ऑफ x एंड y द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे इक्वल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसके लिए ये चीज पॉसिबल हो सके। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ये देखो ना, ऊपर वाले से y की एक जगह से वैल्यू 1 आ रही है और दूसरी जगह से y की वैल्यू क्या आ रही है जी? 2 एंड 3 आ रही है ना? Yes, sir. तो अब उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपने आंसर लिखना है। सबको क्लियर है जी? Yes, sir. तो आपने आंसर ये लिखना है, फॉर नो वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, तो बाकी फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम। ठीक है, ठीक है बेटा जी, Yes, sir. ओके Yes. ओके बेटा।